हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो नंबर 5 लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम विगत परीक्षाओं में इस्टेब्लिशमेंट से पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल करते हैं जो रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम, चाहे वो ग्रुप बी लेवल का एग्जाम हो या अदर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, उसमें समान रूप से कारगर साबित होगा। दोस्तों, एक बात और मैं बताऊं, इसमें हर एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से और सिलसिलेवार ढंग से व्याख्या के साथ समझाने का प्रयास किया गया है। इसलिए आपके लिए यह जरूरी है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत एपीओ एग्जाम 30% एलडीसी 20 नवंबर 2022 से करते हैं। पहला प्रश्न है, भविष्य निधि खाते में डैश महीने के वेतन के बराबर या खाते में जमा राशि का डैश जो भी कम हो अग्रिम ऋण के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न में दो प्रश्न एक साथ शामिल है। तो पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूं। 24 50%, 12 75%, 18 90% और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 दिया है, 12 और 75%। यानी प्रोविडेंट फंड में जो रुपए जमा होता है उससे आपको निकासी करने के लिए एक लिमिट है, या तो आपके 12 महीने का वेतन या उसमें जो जमा राशि है उसका 75%। इनमें से जो कम हो वही आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब पीएफ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पीएफ जो है कि भारतीय रेलवे में जो यह योजना लागू हुई है वह 16 नवंबर 1957 से लागू है। यह डेट आपको दोस्तों ध्यान में रख लेना है। रेलवे में प्रोविडेंट फंड योजना 16 नवंबर 1957 से लागू है और पीएफ के रूल के अंतर्गत दोस्तों वही कर्मचारी शामिल हैं जो 31 दिसंबर 2003 तक रेलवे में नियुक्त हुए हैं, वही पीएफ में शामिल हैं। उसके बाद मैं और बात करूं तो पीएफ के तहत जो हम योगदान करते हैं वह 2 प्रकार का होता है। योगदान 2 प्रकार का है। एक जो है कि इसमें हम निश्चित योगदान करते हैं, दूसरा ऑप्शनल है यानी स्वैच्छिक योगदान करते हैं। इसमें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्वैच्छिक योगदान करते हैं। निश्चित योगदान के लिए आपको अपने बेसिक पे का 8.33% आपको योगदान करना पड़ता है। वहीं स्वैच्छिक योगदान के लिए कर्मचारी की स्वेच्छा पे निर्भर करता है, वह चाहे साल में कभी कम करा सकता है, कभी ज्यादा करा सकता है। एक बात और, पीएफ रूल की चर्चा जो है IREC वॉल्यूम 1 के चैप्टर 9 में किया गया है। तो मेरे ख्याल से पीएफ से संबंधित ये सारे टॉपिक आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है और याद रखना है। प्रश्न संख्या 2, स्वयं के योगदान से गैर वापसी योग्य आंशिक निकासी के लाभ उठाने के लिए पात्र बनने के लिए एक एनपीएस ग्राहक को कम से कम डैश महीना पूरा करने होंगे। 18, 24, 36 इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप जान लीजिए, आयोग ने इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन 3, 36 महीने। यानी एनपीएस ग्राहक कोई है उनको कम से कम 36 महीने तक एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा, उसके बाद ही आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम एनपीएस पर डिस्कस कर लेते हैं। एनपीएस का पहली बात तो आपसे अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इनका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। और एनपीएस जो योजना लागू हुई है दोस्तों वह 1/1/2004 या उसके बाद केंद्रीय सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जहां प्रश्न में इसमें निकासी की बात की गई है तो कोई भी कर्मचारी एनपीएस से पूरे सर्विस काल में 3 बार निकासी कर सकता है। प्रत्येक बार आप इनमें जितना योगदान करते हैं, आपके योगदान का याद रखिएगा, कर्मचारी के योगदान का अधिकतम 25% इससे निकासी कर सकता है और एक निकासी से दूसरे निकासी के बीच कम से कम 5 साल का ब्रेक होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज और हमें बता दूं कि एनपीएस योजना जो रेलवे में लागू है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन लागू है, उसके लिए एक आरबीई नंबर याद रख लीजिएगा 225
2003, ये याद रखिएगा। इस आरबीई लेटर के तहत जो है कि कर्मचारियों पर एनपीएस लागू किया गया। जब ये योजना आया था तो उस समय इसमें 10% अनुपात 10% का था, यानी कर्मचारी 10% इसमें कंट्रीब्यूट करता था और गवर्नमेंट भी इसमें 10% देता था। लेकिन 1 अप्रैल 2015 से इसमें जो अनुपात कर दिया गया 10% अनुपात 14% का किया, यानी कर्मचारी इसमें 10% योगदान करता है और गवर्नमेंट इसमें 14% योगदान करता है। तो मेरे ख्याल से एनपीएस पर ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, सेवानिवृत्ति ऑब्लिक मृत्यु की तारीख से डैश के भीतर निपटान पास का आवेदन दिया जाना चाहिए। 60 दिन, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। तो दोस्तों आयोग ने इसका सही जवाब ऑप्शन 4 1 साल दिया है। अब हम निपटान पास पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहते हैं। तो पहले इनके हम सोर्स पे बात करें तो एक आरबीई है, उनको याद रख लीजिएगा। आरबीई 215/1985 के तहत निपटान पास का जो है कि विवरण दिया गया है और इसके बारे में ये निपटान पास जो है आदमी अंतिम निपटान के लिए या रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में जब हम रेलवे क्वार्टर या रेलवे सेवा छोड़कर हम जहां पर बसने की इच्छा रखते हैं वहां जाने के लिए रेलवे के द्वारा हमें एक पास दिया जाता है जिसको निपटान पास या सेटलमेंट पास कहते हैं। अब इसके लिए जो एलिजिबल है वो समझ लीजिए कि सेवानिवृत्ति की तिथि से, अगर कर्मचारी है आप सेवानिवृत्ति की तिथि से रिटायरमेंट की तिथि से 6 महीना पूर्व से ही इसके लिए आवेदन कर दें और इसके लिए आपको रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 1 साल का समय रहता है, आपको ये पास के लिए आवेदन कर देना है। अब मैं बताऊं इसके लिए अगर 1 साल के अंदर अगर आप निवेदन करते हैं तो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीआरएम सर होंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। 1 साल के बाद यदि आप रिटायरमेंट या मृत्यु के 1 साल के बाद यदि आप इसके लिए आवेदन करते हैं 1 साल बाद, तो उसके लिए जीएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे और 2 साल के बाद इस तरह के पास के किसी भी स्थिति के लिए रेलवे बोर्ड जिम्मेदार होंगे। यह पूरा व्याख्या आपको आरबीई 212/1985 में क्लियर हो जाता है। उसके बाद और मैं बात करूं, जैसे आप देखते हैं हर तरह के पास में सदस्यों की संख्या एक लिमिट होती है, वहीं निपटान पास में जो है कि सदस्यों के शामिल करने की संख्या जो अनिश्चित होती है, यानी आप अपने परिवार के कितने भी लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से निपटान पास के संबंध में ये सब चीजें क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 4, भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त ग्रुप ए रेलवे अधिकारी डैश की दर से प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। मूल वेतन का 12%, मूल वेतन का 20%, मूल वेतन का 24% और मूल वेतन का 25%। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। ग्रुप ए अधिकारी अगर प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त होता है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा समझ लेना है कि अगर राष्ट्रीय अकादमी में वो नियुक्त हुआ तो उसके लिए इनको 24% जो मूल वेतन का है उसको भत्ता के रूप में मिलेगा। वहीं इतर अकादमी में यानी नेशनल लेवल को छोड़ के किसी भी अकादमी में अगर वह प्रतिनियुक्त होता है शिक्षक के रूप में तो ऐसे कंडीशन में उसको 12% जो बेसिक पे का भुगतान होता है। इन दोनों को आप याद रखिए, उसके बाद हम इनके आंसर पे चलते हैं। क्योंकि प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय अकादमी में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसके मूल वेतन का 24% भुगतान होगा। तो ये दोनों को आपको याद रख लेना है, 24% और 12% का कंफ्यूजन अब से नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले रेल सेवक को अर्हक सेवा के कम से कम डैश वर्ष पूरे करने चाहिए। 4 ऑप्शन है, 5, 10, 20, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयोग ने इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन 3, 20 वर्ष। अब मैं थोड़ा सा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर डिस्कस कर लेना चाहता हूं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की चर्चा रेलवे के मास्टर सर्कुलर 35 में किया गया है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम जो सेवा अवधि रखा है 20 साल। अगर आपने सेवा कर लिया तो उसके बाद कभी भी आप 3 महीने की नोटिस वो भी रिटेन में देकर, ये भी आपको प्रश्न पूछेगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस पीरियड कितनी होती है, 3 महीने, वो भी याद रख लीजिएगा। और आपकी एज हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से 50 से 57 वर्ष के बीच आपकी एज हो तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़े आगे।
प्रश्न संख्या 6, पुराने पेंशन योजना के तहत पेंशन के परिवर्तित हिस्से को डैश के बाद पूर्ण पेंशन में बहाल किया जाएगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष, 75 वर्ष की आयु हो जाने पर, कम्यूटेशन की तारीख से 15 साल और 67 वर्ष आयु हो जाने के बाद। कर्मचारी इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 15 वर्ष हर कोई जानता है, लेकिन 15 वर्ष को लेकर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन करने का सारा ऑप्शन दिया है। तो एक बात मैं बता दूं कि पहले आयोग ने इसका सही जवाब दिया है, कंप्यूटेशन की तारीख से 15 साल के बाद। आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक समय होता है जब आप उसे कम्यूट कर सकते हैं पेंशन को। तो जब आप पेंशन को कम्यूट करते हैं तो उस तारीख से 15 साल के बाद उस कम्यूटेशन वाले जो है कि पेमेंट को आपको वापस कर दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका 3 सही जवाब है। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की चर्चा जो है मास्टर सर्कुलर 61 में किया गया है, और इसमें हम जो पेंशन होता है, पेंशन का 40% हम कम्यूट करा लेते हैं, जो कम्यूटेशन की तिथि से 15 साल के बाद हमें वापस कर दी जाती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, चार्जशीट जारी किए जाने के डैश से पहले के दोष के लिए एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। 4 ऑप्शन है, 6 महीने, 12 महीने, 4 वर्ष और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कोई समय सीमा नहीं। तो दोस्तों एक चीज जान लीजिए, आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है ऑप्शन 3, 4 वर्ष। तो दोस्तों और मैं अगर डिस्कस करूं, इस रूल की चर्चा रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 के रूल नंबर 9 में किया गया है। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके अलावा हम डिसिप्लिन एंड अपील रूल की अगर हम चर्चा करें, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 में इनकी चर्चा किया गया है। उसके अलावा अगर इस रूल की चर्चा करें कि ये डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 की चर्चा के लिए अगर मास्टर सर्कुलर की बात करें तो मास्टर सर्कुलर 67 पूरी तरह डीएनआर के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि रिटायरमेंट की स्थिति में कोई रिटायर्ड स्टाफ के खिलाफ अगर जांच कार्रवाई शुरू करने की का अगर मन बनता है या प्रशासन चाहता है, और उसके लिए अगर एसएफ की बात करें तो ऐसे स्थिति में एसएफ 14 जारी किया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, एक ट्रेड टेस्ट में असफल कर्मचारी डैश के बाद फिर से नए ट्रेड टेस्ट में भाग ले सकता है, 1 साल, 6 माह, 2 साल, 5 साल। तो दोस्तों आयोग ने इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन 2, 6 महीने। तो एक चीज मैं बता दूं, ट्रेड टेस्ट जो है कि साल में 2 बार होता है, यानी हर 6 महीने में 1 बार ट्रेड टेस्ट होता है। तो अगर एक ट्रेड टेस्ट में कर्मचारी असफल हो जाता है तो उसको अगले ट्रेड टेस्ट में यानी 6 महीने के बाद ही जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें शामिल होने की उन्हें अनुमति दी जाती है। तो ऐसे भी जान लीजिएगा। और एक चीज जान लीजिए, ट्रेड टेस्ट के लिए जो मास्टर सर्कुलर है वह 43 में विस्तार से चर्चा किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अनुसार कर्मचारी की दुर्घटना या मृत्यु की तारीख से डैश के भीतर मुआवजे का दावा किया जाना चाहिए, 45 दिन, 90 दिन, 1 साल, 2 साल। तो दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है ऑप्शन 3 यानी 1 साल। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं अगर डिस्कस करूं मुआवजा अधिनियम में, पहले तो आपको यह जान लेना है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम जो बना है वह 1923 ईस्वी में बना, और इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें 2 बातें पता चलती है कि इसमें अगर दुर्घटना और मृत्यु दोनों शब्द लिखा हो, यानी दुर्घटना हुई और उनके बाद अगर मृत्यु होती, ऐसे कंडीशन में आपको 1 साल अधिकतम समय दिया जाता है अपील करने के लिए, दावा करने के लिए। और वहीं अगर कर्मचारी सिर्फ दुर्घटना का शिकार हुआ है तो ऐसे कंडीशन में उसको 2 साल का समय रहता है दावा करने के लिए। तो ये 1 साल और 2 साल वाला कंफ्यूजन आपको दिमाग में रख लेना है। मृत्यु की स्थिति में 1 साल और केवल दुर्घटना की स्थिति में 2 साल समय दिया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10, सहकारी समितियों को भुगतान दंड, कार्य से अनुपस्थिति या हर्जाने सहित कर्मचारी के वेतन से की जाने वाली कटौतियां डैश द्वारा नियंत्रित होती है। 4 ऑप्शन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948 और मजदूरी संदाय अधिनियम 1936।
तो दोस्तों जान लीजिए आयोग ने इसका सही जवाब ऑप्शन 4 दिया है। मजदूरी संदाय अधिनियम के तहत ये सब लफड़े सुलझाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, रेलवे सेवा संशोधित वेतन नियम 2019 के तहत रनिंग स्टाफ को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए अतिरिक्त डैश का लाभ दिया जाता है। 4 ऑप्शन है, मूल वेतन का 30%, मूल वेतन का 55%, पिछले 10 महीनों का औसत रनिंग अलाउंस और पिछले 10 महीनों के दौरान आहरित रनिंग अलाउंस का 55%। तो दोस्तों रेलवे सेवा संशोधित वेतन नियम 2019 के अनुसार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, जिसको आयोग ने भी माना है, मूल वेतन का 55% इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12, एक ही पद के लिए 2 लगातार उपयुक्तता परीक्षाएं कब आयोजित किए जा सकते हैं? 4 ऑप्शन है, पिछली परीक्षा के 6 महीने के भीतर, पिछले उपयुक्तता परीक्षा के परिणाम की घोषणा के 1 साल के बाद, अंतिम पैनल की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 दिया है। पिछले उपयुक्तता परीक्षा के परिणाम की घोषणा के 1 साल के बाद जो है कि दूसरी उपयुक्तता परीक्षाएं आयोजित की जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 में 2 सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस ए, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या मूल्यांकन की गई रिक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए सही है। बी नंबर कहता है चयन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से 3 गुना होनी चाहिए। मेरे ख्याल से यह भी सही है। तो आयोग ने भी इन दोनों को सही करार दिया है, जिसका जवाब ऑप्शन 3 में ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 14, दिव्यांगजन पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण डैश है, 2%, 3%, 4% और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयोग ने इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन 3, 4%। अब चूंकि आरक्षण और भी सीधी भर्ती के लिए अगर आरक्षण परसेंटेज की बात की जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको और भी चीजें याद रखना है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए अगर बात की जाए तो 4% होगा। वहीं अगर ओबीसी के लिए बात की जाए तो 27% आरक्षण है डायरेक्ट रिक्रूट में। वहीं अगर एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो 15% आरक्षण है। वहीं अगर एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो 7.5% आरक्षण है। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस के लिए बात की जाए तो उसके लिए जो है कि 10% आरक्षण दिया है। तो इस तरह चारों को आपको याद रख लेना है। दिव्यांगजन के लिए 4%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। इस तरह ये चारों पांचों ऑप्शन आपको माइंड में सेट कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15, भारतीय रेलवे पर स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम बनाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री वीवी गिरी, श्री जगजीवन राम और जॉन मथाई। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि रेलवे पर पीएनएम के गठन में अगर सबसे ज्यादा योगदान दिया है तो एक राष्ट्रपति हुए हैं वीवी गिरी। तो रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्जाम में वीवी गिरी से संबंधित पूछा जाता है। यह भारत के 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे, यह भी आपको ध्यान में रख लेना है। उसके अलावा जब हम पीएनएम की बात कर रहे हैं तो इससे भी संबंधित कई प्रश्न आपको याद रख लेना है। पहला तो पीएनएम का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी होगा। और उसके बाद और अगर पूछा जाए पीएनएम का गठन 1952 ईस्वी में किया जाता है। उसके बाद अगर इसमें गठन की बात की जाए तो यह रेलवे पर त्रिस्तरीय गठन किया गया है। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है, 3 × 2 = 6। याद रख लीजिएगा, 3 स्तर पर गठन होता है और इसमें गठन के महीने या बैठक के महीने की का ये ट्रिक है। मंडल लेवल पर अगर बैठक होगी तो 3 महीने में एक बार, जोन लेवल पर बैठक अगर होगी तो वो 2 महीने में एक बार, और रेलवे बोर्ड लेवल पर अगर बैठक होगी तो 6 महीने में एक बार। तो ये ट्रिक आपको माइंड में सेट कर लेना है पीएनएम को लेकर। प्रश्न संख्या 16, इनमें से किसकी अनुकंपा नियुक्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, सर्वोच्च प्राथमिकता आपको 3 लेवल पर याद रख लेना है। पहली प्राथमिकता उसे देता है कि ड्यूटी के दौरान अगर कर्मचारी
दुर्घटना का शिकार होता और वह अपंग या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उनको पहली प्राथमिकता मिलेगा। दूसरी प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो वैसे कर्मचारी जो ड्यूटी पर नहीं था फिर भी अगर रेल दुर्घटना का शिकार होता है और उसके बाद मृत हो जाता है या अपंग हो जाता है तो उसके आश्रित को जो नियुक्ति मिलेगा उसको दूसरी प्राथमिकता होगी। और तीसरी प्राथमिकता है कि सामान्यतः कर्मचारी ड्यूटी के दौरान जो है कि मृत हो जाता है या मेडिकल अनफिट हो जाता है, इनवैलिड पेंशन की स्थिति में आ जाता है तो उनके जो आश्रित को प्राथमिकता नंबर 3 मिलेगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए इस चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो सर्वोच्च प्राथमिकता के लिए जो है ड्यूटी के दौरान अस्थायी रूप से विकलांग अपंग होने वाले कर्मचारियों के आश्रित, इनका सही जवाब होगा ये 1 नंबर पे हो गया। वहीं अगर अगला ऑप्शन देखें ड्यूटी पर न रहने के दौरान रेल दुर्घटना में मरने वाले कर्मचारियों के आश्रित, ये 2 नंबर को जो प्रायोरिटी नंबर 2 मिल जाएगा। वहीं उन कर्मचारियों के आश्रित को जो आंशिक रूप से अक्षम या विकलांग हो जाते हैं इनको नहीं मिलेगा। अब चौथा है उन कर्मचारियों के आश्रित को जो चिकित्सीय रूप से अवर्गीकृत हो जाता है, यह प्रायोरिटी नंबर 3 होगा। तो ये तीनों प्रायोरिटी को आप याद रख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन हमने लिया है एएफए एग्जाम से जो 19 फरवरी 2023 को हुआ। प्रश्न संख्या 17, यात्रा भत्ते के दावों को जमा करने की समय सीमा यात्रा पूरी होने के डैश दिनों के भीतर होती है, 90 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 180 दिन। तो दोस्तों जान लीजिए आयोग ने इसका सही जवाब दिया है 60 दिन, जो ऑप्शन 3 में आता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18, बदली होने की स्थिति में जबकि नई जगह की दूरी पहले वाली जगह से 20 किलोमीटर से अधिक हो तो संयुक्त स्थानांतरण अनुदान उसके अंतिम माह के मूल वेतन के डैश दर से स्वीकार्य होगा, 100%, 80%, 50% और 25%। तो दोस्तों जानिए यह प्रश्न कहता बदली होने पर यानी ट्रांसफर की स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और वह दूरी पहले वाली जगह से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो ऐसे कंडीशन में कर्मचारी को अंतिम माह के मूल वेतन का 80% मिलेगा। अब अगर सीटीजी की बात हो ही गई है तो थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस कर लेना चाहेंगे। सीटीजी के लिए कर्मचारी तभी एलिजिबल होता है जब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर 180 दिन से अधिक अवधि के लिए ट्रांसफर होता है। दूसरी बात जो यहाँ पे जानना है कि जहाँ पे ट्रांसफर हुआ है उसकी दूरी अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा है प्लस है तो उनको अपने बेसिक पे का 80% भुगतान होगा। वहीं अगर 20 किलोमीटर से कम दूरी है तो उनके पे का 1/3 उनको सीटीजी मिलेगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन में रेलवे आवास या उनका जो है कि एकोमोडेशन परिवर्तन पहली शर्त है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि सीटीजी की चर्चा कहां पर किया गया तो दोस्तों सीटीजी की चर्चा जान लीजिए, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा, IREC चैप्टर 16 के रूल नंबर 1643 डी स्पेशली सीटीजी पर यह दिया गया है। नॉर्मल रिटायरमेंट की स्थिति में उनको क्वार्टर खाली करने और 20 किलोमीटर की दूरी का कोई शर्त नहीं है। कर्मचारी सिर्फ रिटायर होगा और अपना आवास चेंज करेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वो जाता है उसके किलोमीटर को नहीं देखा जाता है बल्कि एक सर्टिफिकेट जमा किया जाता है और उनकी जो है कि अपने बेसिक पे का 80% उनको सीटीजी मिल जाएगा। तो जी याद रख लीजिए रिटायरमेंट की स्थिति में 20 किलोमीटर की बाध्यता समाप्त कर दी गई। और चीजें जान लीजिए कि जहां रिटायरमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद 1 साल के अंदर उनको सीटीजी क्लेम करना होगा, वहीं नॉर्मल ट्रांसफर की स्थिति में कर्मचारी सीटीजी क्लेम 6 महीना के अंदर करेगा तभी उनका सीटीजी क्लेम पूरा किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से सीटीजी से संबंधित इस तरह के जो है कि डाउट को यहां पे हम क्लियर कर पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19, दिव्यांग बच्चों के मामले में बच्चों के शैक्षिक भत्ते के दावे के लिए अधिकतम आयु सीमा डैश वर्ष है, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 22 वर्ष दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा डिस्कस जो है कि सीईए पर कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सीईए पर नॉर्मल बच्चे को अगर मिलता है तो उनका अधिकतम एज 20 वर्ष होना चाहिए और वहीं अगर बच्चा दिव्यांग है तो 22 वर्ष इनके लिए निर्धारित किया गया है। वहीं अगर क्लास की बात करें तो सीईए के लिए अधिकतम जो क्लास है वो 12वीं दिया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रख लेना है। वहीं अगर मैं सीईए की बात करूं इसमें अमाउंट कितना मिलता है तो सीईए नॉर्मल बच्चे को जो मिलता है ईयरली
33,750 ईयरली मिलता है। वहीं दिव्यांग बच्चे को 67,500 रुपये इनको मिलता है। तो ये चीजें आपको माइंड में सेट कर लेना है। प्रश्न संख्या 20, अगर पति पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हो तो बच्चों के शैक्षिक भत्ते की प्रतिपूर्ति का दावा किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है दोनों, केवल मां, केवल पिता, इनमें से किसी एक के द्वारा। तो दोस्तों आयोग ने इसका सही जवाब ऑप्शन 4 दिया है, इनमें से किसी के द्वारा। कर्मचारी पति पत्नी दोनों अगर रेलवे कर्मचारी है तो इनमें से किसी एक को ही सीईए मिलेगा और वह डिसाइड दोनों में से कोई भी कर सकता है, पिता ले या माता ले। इनका सही जवाब ऑप्शन 4 है। प्रश्न संख्या 21, परिवहन भत्ता उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। 4 ऑप्शन है। अब आगे बढ़े इससे पहले मैं परिवहन भत्ता पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि परिवहन भत्ता किसी भी कर्मचारी को तभी मिलता है जब कर्मचारी को परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो इस सेंटेंस को आपको याद रख लेना है, उसके बाद हम ऑप्शन पे आते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से देखिए, जिन्हें सरकारी वाहन की सुविधा नहीं प्रदान की गई है, यानी इसमें इनको मिलेगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं मिलने वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, तो ये सही नहीं होगा। जो अपनी निजी वाहन में आना जाना करते हैं इस कंडीशन में मिलता है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। जिन्हें सरकारी वाहन की सुविधा दी गई है, यानी ये ऑप्शन सही है, यानी उसे वाहन की सुविधा दी गई है तो फिर उनको परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा। एक चीज और जान लीजिए कि अब इनके अलावे अगर और ऑप्शन मिले, कोई कर्मचारी जो है कि कैलेंडर मंथ में एक दिन भी ड्यूटी कर लेता है तो उनको फुल सीटीजी मिलेगा। यह मेरे ख्याल से इनका सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22, वेतन से भविष्य निधि की कटौती की दर क्या है? मूल वेतन का 1/12 या 8.33%, मूल वेतन का 5%, मूल वेतन का 10%, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयोग ने इसका सही जवाब ऑप्शन 1 दिया है, मूल वेतन का 12वां या 8.33%। तो दोस्तों अब चूंकि इस प्रश्न को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में विस्तार से डिस्कस किया है, इसलिए यहां पे मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। वहीं पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। यह तो हुआ जो है ओपीएस वाले कर्मचारी के लिए पहला ऑप्शन होगा। वहीं अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के लिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, जिसमें बेसिक पे और डीए का 10% कटौती होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अधिकतम मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान कितना होगा? 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका सही जवाब 20 लाख रुपए था। लेकिन अगर अभी यह प्रश्न पूछता है 2025-26 या उसके बाद 8वां पे कमीशन लागू होने से पहले, तो इसका सही जवाब अब हो जाएगा 25 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमने लिया है वह एसीएम एग्जाम से मेन जो एग्जाम हुआ था 19 फरवरी 2023 का, वहां से लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुड्स शेड में के 24 घंटे काम करने की शुरुआत डैश की अनुमति से की जा सकती है? पीसीओएम, जीएम, डीआरएम और पीसीएमएम। तो इस प्रश्न का सही जवाब आयोग ने डीआरएम दिया है, यानी डीआरएम के अनुशंसा पर, डीआरएम के अप्रूवल के बाद गुड्स शेड में जो है कि 24 घंटे शिफ्ट में ड्यूटी कराई जा सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25, ड्यूटी के दौरान कोई भी रेल कर्मचारी नशे की हालत में है, उसके साथ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। 172, 173, 174 और 175। तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 172 के तहत जो एक नशे की हालत में कोई भी कर्मचारी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 26, न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर मानार्थ पास देय होता है?
20 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष? इसका सही जवाब दोस्तों 20 वर्ष होगा। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मानार्थ पास पर। न्यूनतम सर्विस 20 साल तो चाहिए ही चाहिए मानार्थ पास के लिए या कम्प्लीमेंट्री पास के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। 20 वर्ष की सेवा करने के बाद नॉन गजेटेड कर्मचारी को जो है कि 2 पास मिलेगा, वहीं अगर गजेटेड ऑफिसर है तो उनको 3 पास मिलता है मानार्थ के रूप में। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27, आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? 5 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य और 4 सदस्य। तो आयोग ने इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन 1, 5 सदस्य। अब दोस्तों आगे बढ़ें, इससे पहले हम सुविधा पास में शामिल करने वाले सदस्यों की संख्या पे डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है। सुविधा पास में अगर रेलवे कर्मचारी है तो उसके फैमिली के बारे में कोई भी सीमा नहीं निर्धारित किया गया है, यानी कर्मचारी की फैमिली में जितने मेंबर हैं, चाहे 5 हो, 5 से ज्यादा हो, वो सारे मेंबर फैमिली पे सुविधा पास में शामिल होगा। वहीं अगर आश्रित के रूप में, डिपेंडेंट के रूप में अगर शामिल करने की बात हो तो आप अधिकतम 2 मेंबर को डिपेंडेंट के रूप में, पास के रूप में शामिल कर सकते हैं। लेकिन फैमिली, एज ए फैमिली डिपेंडेंट के रूप में उसमें भी कोई सीमा नहीं दी गई है। विधवा माँ हो सकती है, विधवा बहन हो सकता है, जो है कि 21 साल से कम उम्र का भाई हो सकता है, कुमारी बहन हो सकती है और विवाहित बहन हो सकती है। इस तरह का आपको आश्रित के रूप में भी सीमा नहीं है कि कितने सदस्य को आप परिवार में शामिल कर सकते हैं आश्रित के रूप में। वहीं अगर पास में शामिल करने की बात हो तो अगर आश्रित को आप शामिल करते हैं तो अधिकतम 5 सदस्य ले सकते हैं, और आश्रित को अगर आप शामिल नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह का कई भी प्रश्न पूछ सकता है कि आश्रित के रूप में आप अधिकतम 2 सदस्य को शामिल कर सकते हैं, और सुविधा पास में अगर आश्रित को शामिल करते हैं तो अधिकतम 2 सदस्य सहित 5 सदस्य को आप पास में शामिल कर पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28, पितृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? 15 दिन प्रति बच्चे पहले 2 जीवित बच्चों के लिए, 20 दिन प्रति बच्चे पहले 2 जीवित बच्चों के लिए, 10 दिन प्रति बच्चे पहले 2 जीवित बच्चों के लिए, और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो दोस्तों आयोग ने इसका सही जवाब ऑप्शन 1, 15 दिन प्रति बच्चे पहले 2 जीवित बच्चों के लिए, इनका सही जवाब है। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि पीएल का जो सोर्स है वह क्या है। तो IR जान लीजिए, IREC चैप्टर 5 का रूल नंबर जो है वह 551A। ध्यान से फिर से मैं लिख देता हूं, रूल नंबर 551A में पैटर्निटी लीव की चर्चा है। और यह रेलवे में अगर लागू होने की तिथि की बात की जाए तो मेरे ख्याल से यह 7 अक्टूबर 1997 ईस्वी से रेलवे में पैटर्निटी लीव रूल लागू है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 29, औसत समवेतन छुट्टी अधिकतम डैश दिनों तक जमा की जा सकती है? 300 + 15 दिन, 350 दिन, 250 दिन और 500 दिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए, 300 + 15 दिन। ठीक है दोस्तों, आप ड्यूटी पीरियड में आप 300 + 15 छुट्टी जमा कर सकते हैं। वही रिटायरमेंट की स्थिति में आपको 300 छुट्टी का इनकेस कराया जाता है। वहीं अगर हम LAP लीव की बात करें तो वह IREC चैप्टर 5 के रूल नंबर 523 में LAP की चर्चा है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़े हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 30, सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? अभी 29 नंबर प्रश्न में ही ये डिस्कस किए, तो इनका सही जवाब ऑप्शन 1, 300 दिन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31, बड़ी शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? 4 ऑप्शन है, नियम 9, नियम 2, नियम 12 और नियम 7। तो दोस्तों बड़ी शास्ति जो मेजर चार्जशीट दिया जाता है वह रूल 9 के तहत दिया जाता है, और इसके लिए SF 5 जारी किया जाता है। वहीं अगर मैं अन्य रूल की बात करूं, रूल नंबर 2 में प्रमुख परिभाषा दिया गया है, इनको भी ध्यान में रख लीजिएगा, प्रमुख परिभाषा दिया गया है।
रूल नंबर 12 में जो दिया गया है कि जो उनको SF11 जारी किया जाएगा, उनके बाद जो जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट को लागू करना रूल नंबर 12 के तहत डिस्कस किया गया है। वहीं रूल नंबर 7 की अगर बात करें, रूल नंबर 7 में जांच अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। इस तरह यह चारों रूल हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। और ये सब चीजें DNA, याद रख लीजिएगा, DNA रूल 1968 के तहत आता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 32, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? नियम 5, नियम 6, नियम 10 और नियम 23। तो दोस्तों जान लीजिए, राजनीति में भाग लेना 1966 का यह रूल है। राजनीति में भाग लेने से संबंधित रूल नंबर 5 है। उसके अलावा अन्य अगर नियम की बात करें, नियम 6 में संघ से रिलेटेड बात की गई है। नियम जो है कि 10 में गवाही की बात की गई है। बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के परमिशन के आप कहीं भी गवाही नहीं दे सकते। नियम 10 में जो है कि इसको व्याख्या करने की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 33, निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है? SF1, SF2, SF5 और SF11। तो निलंबन के लिए जो SF जारी होगा SF1, वहीं SF2 जो है कि डिम्ड सस्पेंशन के लिए लागू होता है। SF5 मेजर चार्जशीट के लिए, SF11 जो है कि माइनर चार्जशीट के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34, कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मचारी को डिम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप जान लीजिए दोस्तों, 48 घंटे से अधिक कोई व्यक्ति अगर पुलिस अभिरक्षा में रहता है, जेल में रहता है, तो उसको डिम्ड सस्पेंशन माना जाता है और इसके लिए SF2 जारी किया जाता है। तो अब आप ऑप्शन देखकर इसका सही जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन 1 में 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35, वर्तमान में साधारण पारिवारिक पेंशन कितने प्रतिशत दी जाती है? बेसिक पे का 30% न्यूनतम 9,000, बेसिक पे का 25% न्यूनतम 9,000, बेसिक पे का 35% न्यूनतम 18,000 और बेसिक पे का 40% न्यूनतम 18,000। तो इस प्रश्न का सही जवाब बेसिक पे का 30% और न्यूनतम 9,000 रुपये फैमिली पेंशन के रूप में निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों वहीं अगर हम एक बात करें कि अधिकतम पारिवारिक पेंशन कितना निर्धारित किया गया है, तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए, हम वेट करेंगे। प्रश्न संख्या 36, नई पेंशन सिस्टम कब लागू किया गया? 1/1/2004, 1/1/2005, 1/1/2006 और 1/1/2009। तो दोस्तों प्रश्न NPS से संबंधित है। NPS कब लागू किया गया? तो चूंकि इतने वीडियो में हमने इतना बार डिस्कस किया, तो इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं, 1/1/2004 को लागू किया गया। प्रश्न संख्या 37, पेंशन संराशीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? पेंशन का 40%, पेंशन का 60%, पेंशन का 50% और पेंशन का 55%। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है उसका जो पहला ऑप्शन होगा पेंशन का 40%। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए अगर मैं मास्टर सर्कुलर की बात करूं तो मास्टर सर्कुलर 61 इनके लिए पूरी व्याख्या करता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का। प्रश्न संख्या 38, सेवानिवृत्ति पेंशन पाने हेतु कितने साल की अर्हक सेवा होना आवश्यक है? 20 साल, 10 साल, 30 साल और 5 साल। सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए न्यूनतम अगर सेवा अवधि की बात की जाए तो दोस्तों अगर आप 10 साल नौकरी कर लेते हैं तो आपको पेंशन मिल जाता है। याद रखिए यहाँ पे कई कंफ्यूजन होता है। पेंशन चाहे वो इनवैलिड पेंशन हो, रिटायरिंग पेंशन हो, किसी भी प्रकार के पेंशन के लिए आपको 10 साल नौकरी करना आवश्यक है। वहीं अगर ग्रेच्युटी की बात करें तो न्यूनतम 5 साल आपको नौकरी करना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 39 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, वर्तमान में DCRG की अधिकतम राशि क्या है? 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और 25 लाख रुपए। तो दोस्तों जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका सही जवाब था 20 लाख रुपए DCRG। लेकिन वर्तमान में जब आप जानते हैं कि 50% DA हो जाने के बाद, DA 50% हो जाने के बाद वह एक
2024 से फिक्स भत्तों में वृद्धि की गई है, जिसमें डीसीआरजी का भी बात आता है। वो आज के डेट में 25 लाख इनका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में हमने टोटल 39 प्रश्नों को पूरा व्याख्या के साथ डिस्कस किया। तो वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सा प्रश्न आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे जमकर दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार अगर चैनल पर पधारे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।